नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्फू में भूटान नरेश के साथ कालचक्र अनुष्ठान का उद्घाटन किया। श्री मोदी की भूटान की 2 दिन की यात्रा संपन्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैब्रोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा वोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वे बोत्सवाना की संसद को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत कनाडा के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और सुदृढ़ करने का इच्छुक। श्री जयशंकर ने कनाडा, मैक्सिको और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के अस्पताल से छुट्टी मिली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब होती वायु गुणवत्ता बेहतर करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चरण 3 के अंतर्गत 9 सूत्रीय कार्य योजना लागू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान भूटान नरेश जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक के और चौथे ड्रुग ग्याल्पो के साथ कालचक्र अनुष्ठान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह समारोह महामहिम जे खेनपो की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिससे यह और भी विशेष बन गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से आज शाही मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने थिम्पू में कालचक्र समारोह में भाग लिया, जिसमें भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक भी शामिल हुए। औपचारिक अनुष्ठान मैदान में प्रधानमंत्री ने शाही परिवार के साथ बातचीत की और राजा जिग्मे खेसर वांगचुक के साथ कालचक्र समारोह के लिए एक तख्ती का उद्घाटन किया। जे खेनपो पवित्र कालचक्र दीक्षा समारोह की शुरुआत करने के लिए चांगली मिथांग स्टेडियम आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थिम्पू से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, थिम्पू। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान नरेश के साथ कल थिम्फू में बैठक के बाद भूटान की ऊर्जा परियोजनाओं की वित्तीय मदद के लिए 4000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण सहायता देने की घोषणा की। बैठक में दोनों पक्षों ने परस्पर हित के क्षेत्र में और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने 1020 मेगावाट के पुनासांगचू द्वितीय पनबिजली परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गैब्रोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यामू बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों के बीच स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। बोत्सवाना भारत को परियोजना चिता के अंतर्गत 8 चितें उपहार स्वरूप देगा। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान इन चीतों की क्वारंटीन की जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू सांसदों को संबोधित करेंगी, भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी और बोत्सवाना में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महोत्सव के स्थलों का दौरा भी करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के निर्णायक बहुमत हासिल करने का दावा किया है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ी संख्या में मतदान के लिए राज्य के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और निर्वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह रिकॉर्ड मतदान 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी पीछे छोड़ देगा और एनडीए को भारी जीत मिलेगी। इस बीच ईवीएम और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न जिला मुख्यालयों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी कैमरों की नज़र रखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार विधान चुनावों में राज्य में अब तक का सबसे ज़्यादा लगभग 67% मतदान हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया, जिससे बिहार के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पहले चरण में जहां 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, वहीं दूसरे चरण में करीब 69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा पहली बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक महिला मतदान प्रतिशत भी दर्ज किया गया। पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 62.8% रही, जबकि महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड 71.6% रहा। चुनाव आयोग के अनुसार दोनों चरणों में कहीं से भी हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई और मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ। इसके अलावा पहली बार 6 देशों दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बेल्जियम और कोलंबिया से आए 16 विदेशी प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम के तहत मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया। सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी और चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे
2600 से अधिक उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। धर्मेंद्र राय के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, नवादा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कनाडा में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने इस आयोजन की मेज़बानी के लिए सुश्री आनंद को बधाई दी और नए रोडमैप 2025 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा है कि भारत इस द्विपक्षीय साझेदारी के और अधिक सुदृढ़ होने की आशा करता है। डॉक्टर जयशंकर ने मैक्सिको के विदेश मंत्री डॉक्टर हुआन रामोन डे ला फुएंते से भी मुलाकात की और व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और क्यूबा ने आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग से संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में राजधानी हुआन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और क्यूबा के कार्यवाहक विदेश मंत्री गेरार्डो पेनलोवर पोर्टल ने बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और रुचि वाले क्षेत्रों में कार्य बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिवस हर वर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आकाशवाणी से दिए गए ऐतिहासिक संबोधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रसारण में आज का दिवस ऐतिहासिक है। ये वही तिथि है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1947 में दिल्ली स्थित प्रसारण भवन का पहला और एकमात्र दौरा किया था। गांधी जी ने दीपावली पर एक विशेष प्रसारण के माध्यम से पाकिस्तान में विस्थापित और कुरुक्षेत्र में ठहरे हुए शोकाकुल भारतीयों को संबोधित किया था। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक संबोधन मन की बात की 100वीं कड़ी के अवसर पर आकाशवाणी ने उसी स्टूडियो को बापू स्टूडियो के रूप में लोकार्पित किया। लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रसारकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों तथा शिक्षाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। नितिका और आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज आधुनिक युद्ध के लिए प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिक, भौगोलिक प्रसार और नागरिक सैनिकों तथा व्यापारियों के संदर्भ में जनसांख्यिकी के उपाय को आह्वान किया है। नई दिल्ली में दिल्ली रक्षा संवाद 2025 को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना मानव केंद्रित प्रौद्योगिकी और माइक्रोचिप्स के लिए 7वीं पीढ़ी की प्रौद्योगिकी पर विचार कर रही है। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को आज सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। श्री धर्मेंद्र के परिवार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में मीडिया और जनता से अनुरोध किया गया है कि वे अफवाहें ना फैलाएं और उनकी निजता का सम्मान करें। केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में ग्रेटर रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के अंतर्गत प्रदूषण रोधी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तत्काल प्रभाव से ये निर्णय लिया गया है। वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए प्रयास जारी है और 9 सूत्रीय कार्य योजना लागू की गई है। एक रिपोर्ट। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने और वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 से 450 पहुंचने के बाद ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया गया है, जिसके तहत कई प्रतिबंध और दिशा निर्देश राष्ट्रीय राजधानी में लागू हो गए हैं। इसमें गैर जरूरी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजधानी के बाहर पंजीकृत BS4 डीजल चालित हल्के वाणिज्यिक वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं है। हालांकि आवश्यक वस्तुएं या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं है। दिल्ली NCR क्षेत्र में कक्षा 5 तक के स्कूली छात्रों के लिए अस्थायी रूप से हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित हो रही है। CAQM ने केंद्र सरकार और राज्यों से सार्वजनिक कार्यालयों तथा नगर निकायों के लिए समय में बदलाव करने को भी कहा है। रेलवे, मेट्रो निर्माण, हवाई अड्डे, रक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई है, पर सिर्फ तभी जब वे धूल और अपशिष्ट प्रबंधन के सख्त नियमों का पालन करें। आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हरियाणा के फतेहाबाद के उपायुक्त को पराली जलाने पर प्रतिबंध लागू न करने पर नोटिस जारी किया है। आयोग के अनुसार पूर्व के निर्देशों से कई समीक्षा बैठकों के बावजूद 15 से 6 नवंबर के बीच फतेहाबाद में पराली जलाने के 59 मामले सामने आए हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्फू में भूटान नरेश के साथ कालचक्र अनुष्ठान का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैब्रोन में वात्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत कनाडा के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और सुदृढ़ करने का इच्छुक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।